बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चूँकि एवोल्यूशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, हमने आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ 157 पेज नंबर एंड इज़ अबाउट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन की बेसिक फाइंडिंग्स हैं और उसकी जो थ्योरी उसने प्रेजेंट की थी, उसके कुछ पोस्टुलेट्स, उसके कुछ पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। On his return to England in 1836 and for the next 17 years, Darwin worked diligently on the notes and specimens he had collected and made new observations. यानी अपना जो HMS बीगल का 5 years का वॉयज था, उससे वापसी पर और उससे अगले 17 साल डार्विन ने बेसिकली अपने उन्हीं स्पेसिमेंट्स को दोबारा से ऑब्ज़र्व करते हुए, दोबारा एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते हुए और दोबारा उनकी नई ऑब्जर्वेशंस जो है मुख्तलिफ उसी के बारे में देखते हुए बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं वो मेंटेन किए। He was particularly interested in the obvious success of breeders in developing desired variations in plants and animal stocks. उसका जो बेसिक फोकस था वो ये था कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो करवाई जाती है उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेसिकली कैसे अचीव किए जाते हैं और कैसे उसमें वेरिएशंस पैदा हो जाती हैं। यानी आजकल भी जैसे हम हाइब्रिड स्पीशीज़ देखते हैं और ब्रीडर्स ख़ास तौर पर उनकी प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए जैसे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जो हाइब्रिडाइजेशंस करवाते हैं या आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं, उनमें किस किस तरह की वेरिएशंस हैं वो ऑब्जर्व करता था बेसिकली। ही वॉन्डर्ड इफ़ दिस आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स कुड हैव अ पैरेलल इन द नेचुरल वर्ल्ड। उसके बाद उसको ये था कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के अंदर तो ये सब कुछ हासिल हो जाता है, तो क्या नेचर में भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं, कि इस तरह की जो वेरिएशंस हैं या मुख्तलिफ ट्रेड्स जो हैं वो बदल कैसे जाते हैं या नई स्पीशीज़ का एवोल्यूशन कैसे होता है। Initially, Darwin was unable to find a natural process similar to artificial selection. However, in 1838, he read an essay by Thomas Malthus entitled Essay on the Principle of Population. शुरू में उसको नहीं मिला कुछ ऐसा क्लू, कोई ऐसे जो है वेरिफिकेशंस नहीं मिली हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर कैसे ऐसी फाइंडिंग्स ले, कहाँ से वो ढूंढे इस तरह की चीज़ें जहाँ पे वेरिएशंस पाई जाती हों जिस तरह की आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ऑब्जर्व की जाती हैं। फिर उसने एक ऐसे पढ़ा थॉमस मैल्थस का ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। मैल्थस बिलीव दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ अ पोटेंशियल टू इंक्रीज ज्योमेट्रिकली। यानी अगर मौका दिया जाए तो इंसानी पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती चली जाती है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से यानी एक पैटर्न वाइज ज्योमेट्रिकली बढ़ती जाएगी अगर उसको जो है वो पोटेंशियली इंक्रीज़ करने दिया जाए। पोटेंशियली का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो, उसके अंदर सारे रिसोर्सेज अच्छे अवेलेबल हों और सक्सेसफुल जो है वो ब्रीडिंग चलती रहे। हाउएवर बिकॉज रिसोर्सेज कैन नॉट keep pace with the increased demand of burgeoning population restraining factors such as poverty, wars, plagues and famine begin to have an influence. लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है नेचर में, क्योंकि कभी भी रिसोर्सेज जो हैं वो इस तरह के आइडियल नहीं होते हर एक पॉपुलेशन के लिए। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जैसे पावर्टी है या वॉर्स हैं या प्लाग्स यानी वबाएँ हैं, मुख्तलिफ कहत हैं, फेमीन्स, यानी इन चीज़ों के अपने असरात होते हैं जो कि पॉपुलेशंस पे वो डालती हैं और वो पॉपुलेशंस के लिए बेसिकली रेस्ट्रेनिंग होते हैं, यानी उनको एक हद तक रखने वाले होते हैं या उन पर रुकावट डालने वाले होते हैं। डार्विन रियलाइज दैट अ सिमिलर स्ट्रगल टू सर्वाइव अकर्स इन नेचर. दिस स्ट्रगल व्हेन व्यूड ओवर जनरेशंस कुड बी मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी यही वजूहात हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए तो दुनिया में जो नेचर में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कोई भी प्लांट्स हों, कोई एनिमल्स हों, कोई ऐसे लिविंग बींग्स हों जिनको नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर ग्रो करने दिया जाए और अगर आप उसको जनरेशन्स तक, ओवर जनरेशन्स उनका आप मुतालिया करते जाएँ या उनको परखते रहें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स के तौर पर काम कर रही होती हैं, जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशंस के लिए हैं। उसी तरह से यही चीज़ें जो रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं या एबायोटिक फैक्टर्स की लिमिटेशंस हैं वो हर एक स्पीशीज़ के ऊपर कार फरमा होती हैं और इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन का जो है एक नुक्ता वाज़े हो जाता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि नेचर जिस चीज़ को सपोर्ट कर रही हो वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है और नेचर या एनवायरनमेंट जिस चीज़ को सपोर्ट ना करे वो डिलीट हो जाती है वहाँ से। Traits that were detrimental for an animal would be eliminated by the failure of the animal containing them to reproduce. यानी फ़र्ज़ करें कि एक पॉपुलेशन में 10 मेंबर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उन 10 में से जो है 8 वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और उनकी नस्लें आगे चलती रहती हैं, लेकिन 2 शायद उनमें से ऐसे हैं जो कि आगे नहीं चल पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं पॉपुलेशन में से या वो फेल हो जाते हैं सक्सीड करने में। तो बेसिकली वही एनिमल्स जिनके पास वो स्ट्रक्चर्स या वो फीचर्स नहीं होते सक्सेसफुल वाले, वो पॉपुलेशन में वही एलिमिनेट हो जाते हैं और ना ही उनकी नस्लें आगे चलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन में वो वाले फीचर्स, वो वाले ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि सक्सेसफुल हैं उनको आगे चलने दिया जाता है, उनकी आगे ब्रीड्स चलती हैं, उनकी जनरेशन्स फॉलो करती हैं, लेकिन वो वाले एनिमल्स जिनके अंदर अच्छे वाले फैक्टर्स नहीं हैं वो एनिमल्स ही एलिमिनेट हो जाते हैं उस
पॉपुलेशन में से जब एनिमल ही नहीं रहेंगे तो उनकी आगे से जनरेशन्स कैसे जनरेट होंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे पॉस्टुलेट्स जो कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का आप कह सकते हैं मगज़ है, यानी डार्विन ने जो थ्योरी ऑन द मीन ओरिजिन ऑफ पॉपुलेशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हम उसके यहाँ पे देख लेते हैं। इन 1844 डार्विन हैड फॉर्मुलेटेड बट नॉट येट पब्लिश्ड हिज आइडियाज़ ऑन नेचुरल सिलेक्शन। द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी इज़ एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट all organisms have a far greater reproductive potential than is ever realized। यानी अगर आप उसको कोई आइडियल एनवायरनमेंट दे दें किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो आपकी सोच से भी ज़्यादा वो अच्छे तरीके से ये ग्रेटर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अ फीमेल ओयस्टर रिलीजेज अबाउट 100,000 एग्स विद ईच स्पॉनिंग, अ फीमेल सी स्टार रिलीजेज अबाउट 1 मिलियन एग्स ईच सीजन, एंड अ फीमेल रॉबिन मे ले 4 फर्टाइल एग्स ईच सीजन। अब मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसमें आपको दी गई हैं। अगर आप ओयस्टर की एग्जांपल लें तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 1 लाख जो है वो एग्स ईच स्पॉनिंग सीजन। स्पॉनिंग का मतलब होता है कि एक ख़ास ब्रीडिंग जो पीरियड होता है उसके अंदर एक फ़ीमेल 1 लाख अंडे दे देती है। और इसी तरह से स्टार फिशेस जो हैं, सी स्टार्स जो हैं, वो मिलियन एग्स तक ईच सीज़न में दे सकती हैं। और फीमेल रॉबिन जो एक बर्ड है वो हर जो सीज़न है उसके अंदर फर्टाइल एग्स की जो 4 की तादाद है वो पैदा कर सकती है। What if all of these eggs were fertilized and developed to reproductive adults by the following year? अब आप तसव्वुर करें कि एक फ़ीमेल है, एक फ़ीमेल ओयस्टर जिसने 1 लाख अंडे दिए हैं। अब सिर्फ वो एक फ़ीमेल नहीं रह रही है, वहाँ पे ओशन में बहुत सारी ऐसी फ़ीमेल्स लातादाद मौजूद हैं वहाँ पर। और अगर हर एक फ़ीमेल ओयस्टर 1 लाख अंडे दे दे और 1 लाख ही आगे फर्टिलाइज हो जाएं, फिर वो सक्सेसफुली एडल्ट्स की फॉर्म में आ जाएं, तो सोचें कि क्या होगा हशर उस ओशन का या उस एनवायरनमेंट का जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर रही हैं। इसी तरह से स्टार फिशेस को अगर इसी तरह से नॉर्मसली रिप्रोड्यूस करने दिया जाए, 1 मिलियन एग सिर्फ एक सी स्टार दे रही है। सारी सी स्टार फिशेस जो हैं, सी स्टार्स जो है वो मिलकर अगर इस तरह का स्पॉनिंग जो है वो बिहेवियर शो करने लगे तो क्या हालात हो जाएंगे। या एक रॉबिन भी इवन जो है उसके 4 एग्स जो हैं फीमेल के, वो सारी की सारी रॉबिन फीमेल्स अगर उनके मिलाकर 4 एग्स एक सीज़न में आप देखें तो थोड़े ही अरसे के अंदर उनकी पॉपुलेशन कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी। A 500,000 female sea stars, half of the million eggs would produce females and half would produce males। अब हम ये कंसिडर कर लें कि जैसे स्टार फिशेज़ में हम कह रहे हैं कि 1 मिलियन एग्स उसने प्रोड्यूस किए हैं। 1 मिलियन एग्स जो है आगे जाकर फीमेल्स में, हाफ फीमेल्स में डेवलप हो जाएं और हाफ मेल्स में डेवलप हो जाएं, तो आप समझें कि 1 मिलियन में से जो 5 लाख हैं वो आगे जाकर दोबारा फीमेल्स में डेवलप कर जाती हैं। फिर आगे मज़ीद हर एक ने 1-1 मिलियन एग्स दे देने हैं। तो इस तरह से रिपीटेड ओवर जस्ट अ फ्यू जनरेशंस वुड सून फिल अप द ओशंस। इवन द एडल्ट रॉबिन्स, यानी रॉबिन जिसका हम कह रहे हैं ना कि एक रॉबिन सिर्फ 4 अंडे ही अगर दे देती है फर्टाइल ईच सीज़न में, तो उसके वो क्या मामला कर सकती है। दे वुड रिजल्ट इन एन अनइमेजिनेबल रिसोर्स प्रॉब्लम इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स। तो इस तरह से बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड हों और कोई मुश्किलात ना हो, तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के मुताबिक अगर सर्वाइवल का मौका मिल जाए तो इस तरह की जो है आप कह सकते हैं कि इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा पॉस्टुलेट इस थ्योरी का था इनहेरिटेड वेरिएशंस अराइज बाय रैंडम म्यूटेशंस, यानी हमारे पास जो एवोल्यूशन का सबसे जो बेसिक पॉइंट है दैट इज़ रैंडम म्यूटेशन। जेनेटिक पूल के अंदर कभी भी रैंडमली कोई ऐसी चेंज आ जाती है और वो फिर इनहेरिट हो जाती है अगली जनरेशन्स में, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको बिल्कुल एक वेरिएबल फीचर देखने को मिलता है। सेल्डम आर एनी 2 इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली अलाइक, यानी डार्विन ने ये ऑब्जर्व किया था कि कोई भी 2 इंडिविजुअल्स हमेशा एक जैसे नहीं होते कम्प्लीटली, उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क पाया जाता है। और वो फ़र्क क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर रैंडमली कुछ असॉर्टमेंट्स होती हैं, कुछ उसके मुताबिक रैंडम म्यूटेशंस का तस्वुर अभी तक उसने ख्याल किया था कि जिसकी वजह से 2 इंडिविजुअल्स में सिमिलैरिटीज़ एग्जैक्टली नहीं होती। सम ऑफ दीज जेनेटिक वेरिएशंस मे कन्फर्ड एन एडवांटेज टू द इंडिविजुअल पोजेसिंग दैम। अब क्या होता है कि कुछ ऐसी रैंडम म्यूटेशंस जो कि फ़ायदेमंद होती हैं और फ़ायदेमंद होने की वजह से वो सर्वाइव कर जाती हैं और वो पॉपुलेशन में मौजूद रहती हैं और जनरेशन टू जनरेशन वो आगे ट्रांसमिट होती जाती हैं। Some of these genetic variations may confer an advantage to the individual possessing them. In other instances, variation may be harmful to an individual. जबकि वो mutations भी exist करती हैं जिनका जो success से related नहीं होती हैं या harmful होती हैं अमूमन। In still other instances, particular variations may be neither helpful nor harmful, यानी कुछ ऐसी भी हैं जो neutral nature की होती हैं। These variations can be passed on to the offsprings। तो इसमें यह है कि harmful वाली जो variations हैं उनको तो हद से जो है वो हद से हद अगर देखा जाए तो वो कुछ ही
जनरेशन तक शायद फॉलो कर सके, अल्टीमेटली उन्होंने डिलीट हो जाना है या ऑर्गेनिज्म का ही सर्वाइवल मुश्किल होना है। लेकिन ऐसी म्यूटेशन जो कि फ़ायदेमंद है यानी बेनिफिशियल है, या फिर ऐसी जो न्यूट्रल हैं, वो अगली जनरेशन तक ट्रांसमिट हो सकती हैं। तीसरा पॉस्टुलेट इस थ्योरी का है बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एग्जिस्टेंस इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल। यानी अगर एक पॉपुलेशन जो है एक एरिया के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रिसोर्सेज या फूड या टेम्परेचर या मुख्तलिफ दूसरे रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर उसको सामना करना पड़ जाएगा पॉपुलेशन को, और उनका जो सर्वाइवल है उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ेगी। यानी मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी उनके दरमियान में। मैनी मोर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस दैन रिसोर्सेज कैन सपोर्ट, देयरफॉर मैनी इंडिविजुअल्स डाई। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो कि जैसे फ़ीमेल की एग्जांपल ऊपर हमें दी गई है मुख्तलिफ, अगर फ़र्ज़ करें कि उनको मौका दे भी दिया जाए और उनके अंदर से ज़्यादा पोटेंशियल से ज़्यादा भी वो अपने एग्स को रिप्रोड्यूस करवा लेती हैं और सर्वाइवल भी हो जाता है उनका, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब रिसोर्सेज लिमिटिंग हो जाएंगे तो उनमें से बहुत सारे इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको सर्वाइवल के लिए रिसोर्स नहीं मिल रहे होंगे। Darwin reasoned that the individuals that die are those with the traits or variations that make survival and successful reproduction less likely. तो डार्विन का ये कहना था कि इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ वो सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास सक्सेसफुल ट्रेड्स होते हैं, जिनके पास जो है वो बेस्ट फिटेड ट्रेड्स होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। और वो वाले इंडिविजुअल जो कि बेसिकली कमज़ोर होते हैं जेनेटिकली, या जिनके पास अच्छे ट्रेड्स नहीं होते, वो गुजारा नहीं कर पाते और उनको रिसोर्सेज की कमी की वजह से जल्दी जो है वो मौत का सामना करना पड़ता है। ट्रेड्स दैट प्रमोट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन आर सेड टू बी एडेप्टिव। फिर उसका ये कहना था कि बेसिकली वो इंडिविजुअल जो कि सर्वाइव कर जाते हैं और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, उनको उन्होंने अडेप्टिव का नाम दे दिया। यानी बेसिकली ये ऐसे थे जिन्होंने उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लिया था और उनके अंदर ऐसे ट्रेड्स या ऐसा जीनोम था जो कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन का बायस बना था। फोर्थ पॉस्टुलेट जो हम देखते हैं, एडेप्टिव ट्रेड्स आर परपेचुएटेड इन सब्सिक्वेंट जनरेशंस। यानी वो वाले ट्रेड्स, वो वाले फीचर्स या वो वाले जीन्स जो कि सक्सेसफुल होते हैं, वो अगली नस्लों तक चलते रहते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफ़र होते रहते हैं। Because organisms with maladaptive traits are less likely to reproduce, the maladaptive traits become less frequent in a population and eventually are eliminated. जबकि उसके मुकाबले में जो अनसक्सेसफुल ट्रेड्स होते हैं, या आप जिसको कह सकते हैं कि जीनोम सक्सेसफुल नहीं होता, वो अगली जनरेशन्स तक ही कम से कम जाता है और जनरेशन्स ही वहीं पे एलिमिनेट हो जाती हैं। या वो वाले इंडिविजुअल जो कमज़ोर होते हैं बेसिकली एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिकली, उनका ही खात्मा हो जाता है पॉपुलेशन में से, और सिर्फ वो कामयाब होते हैं या उनकी नस्लें आगे चलती हैं जो कि जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। With these ideas, Darwin formulated a theory that explained how the tortoises and finches on Galapagos Islands changed over time. यानी उसका कहना यह था कि जो उसने ऑब्जर्वेशंस की थी टॉर्टोइसेस की या आइदर फिंचेस की, उनको बेसिकली उसने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो देखा था कि जैसे टॉर्टोइसेस के हैं लॉन्ग नेक्स वाले, वो इसलिए सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्होंने लॉन्ग नेक्स वाला अडेप्टिव फीचर अडेप्ट कर लिया था, उनकी जीनोम के अंदर ये वाला फीचर आ गया था और उसकी वजह से उन्होंने ऊंची शाखों से मुख्तलिफ तरह की वेजिटेशन हासिल करना उनके लिए पॉसिबल हो गया था और वो सर्वाइव कर गए थे। इस तरह से फिंचेस जो हैं, फिंचेस को मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट्स, मुख्तलिफ तरह के जो एनवायरनमेंट्स हैं उनमें फूड मिली, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अंदर चेंजेस की हैं उनके जीनोम के अंदर, जैसे उनकी बीक का स्ट्रक्चर या उनके बॉडी के साइजेस या मुख्तलिफ तरह के अडेप्शंस उन्होंने ली और वो सक्सेसफुल रही, तभी वो आगे से आगे ट्रांसमिट हो सके फीचर्स। In addition, Darwin's theory explained how some animals such as the ancient South American horses could become extinct. यानी शायद एंशियंट साउथ अमेरिकन हॉर्सेस इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि शायद उनके पास अच्छा जीनोम नहीं था, या शायद अच्छे फीचर्स या जिनको हम अडेप्टिव फीचर्स का नाम दे रहे हैं वो उनके पास नहीं थे। What if a group of animals is faced with a new environment to which it is ill adapted? यानी हम तसव्वुर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कि एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास इल अडेप्टेशंस हैं, यानी उसके पास कुछ ऐसी ताकत, कोई ऐसा जीनोम या जीन पूल नहीं है जो कि कामयाब हो सके, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्लाइमेटिक चेंजेस, फूड शॉर्टेजेस एंड अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स कुड लीड टू एक्सटिंक्शन। यानी अगर वो इन चीज़ों को ना संभाल सके या इनका मुकाबला ना कर सके, जैसे क्लाइमेट हैं या फूड की शॉर्टेज है या मुख्तलिफ दूसरे एनवायरनमेंट की हैज़र्ड्स हैं, उनको अगर नहीं फेस कर सकता तो अल्टीमेटली उसने एक्सटिंक्ट हो जाना है या ख़त्म हो जाना है। नेक्स्ट, इसी से रेलेवेंट जो हम बार बार अडेप्टिव फीचर्स या अडेप्टेशंस का लफ्ज़ यूज़ करते आ रहे हैं, अडेप्टेशन की एक तरह से डेफिनेशन डिस्कस की गई है इस टॉपिक में। अडेप्टेशन अकर्स व्हेन अ चेंज इन अ फिनोटाइप इंक्रीजेज इन एन एनिमल चांस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। यानी अडेप्टेशन से मुराद क्या है? एक एनिमल के अंदर कोई ऐसा बेसिक फ़ीचर,
कोई उसका फिनोटिपिक ऐसा फीचर होना जो कि उसकी रिप्रोडक्शन के चांसेस को बढ़ा दे, यानी वो सारे ट्रेट्स मिलकर जो कि उसकी सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को बढ़ा रहे हों, उन सबको हम अडेप्टिव फीचर्स कहेंगे या अडेप्टेशंस का नाम देंगे। इट इज़ लाइकली टू बी एक्सप्रेस्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एनकाउंटर्स अ न्यू एनवायरनमेंट एंड मे रिजल्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल न्यू ग्रुप्स इफ द एनवायरनमेंट कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन डिफरेंट फेज। फिंचेस की एग्जांपल ले लें इसके अंदर कि फिंचेस का एक पाइनियर ग्रुप था जो एक ही तरह की थी, शायद सीड ईटिंग थी सारी की सारी, और वो जब नए एनवायरनमेंट में गई उनको नए एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल न्यू ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर फ्लोरिश करने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने एक नया एनवायरनमेंट देखा और उसके अंदर बहुत सारे उनको रिसोर्सेज मिले, यानी सीड्स भी थे, फ्रूट्स भी थे, कैक्टस भी थे, ग्रेन्स भी थे, मुख्तलिफ तरह की फूड्स उनके लिए अवेलेबल थी। तो जब उन्होंने नया एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर किया, उसके पास उनको मौका मिला कि वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को उसको एक्सप्लॉइट करें उस एनवायरनमेंट को, और जनरेशंस अपनी फैला सकें। No terms in evolution have been more laden with confusion than adaptations and fitness or adaptedness। यानी इस फिटनेस को, अडेप्टेशंस को या अडेप्टेडनेस को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के वे में लिया जाता है जब इसकी डेफिनेशन करने लगते हैं। अडेप्टेशन इज समटाइम्स यूज टू रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन एवोल्यूशन, यानी इससे मुराद ये भी ली जाती है कि हम जिस चीज़ को एवोल्यूशन का नाम देते हैं, एवोल्यूशन क्या है? चेंज विद टाइम, प्रोसेस ऑफ चेंज। सिंपली इसको भी हम अडेप्टेशन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन में वही स्पीशीज़ हमें सर्वाइवल उन्हीं का नज़र आता है जो हमेशा सक्सेसफुल होती हैं या जिन्होंने अडेप्ट किया हुआ होता है। That use of term is probably less confusing than when it is used to describe the result of the process of change। यानी हम उसको दो तरह से लिख सकते हैं या दोनों तरह से कह सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ चेंज भी कहा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब हम सिर्फ उसको एवोल्यूशन या प्रोसेस ऑफ चेंज का नाम दे देते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो रिजल्ट की बजाय, रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ चेंज की बजाय हम सिर्फ प्रोसेस ऑफ चेंज अगर उसको कह दें। In this text, adaptations are defined as a characteristic that increase the potential of an organism or species to successfully reproduce in a specified environment. In a similar fashion, adaptedness or fitness is a measure of capacity of successful reproduction in a given environment। यानी सिंपली बात यही है, चाहे आप अडेप्टेशन का लफ्ज़ यूज़ करें, अडेप्टेडनेस देखें या फिटनेस देखें, मतलब क्या होगा कि बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी है किस चीज़ की, कि वो सक्सेसफुली एक एनवायरनमेंट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जितना मैक्सिमम वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकता है उतना ही ज़्यादा वो अच्छा अडेप्टेड है या वो फिटेड है उस एनवायरनमेंट के अंदर। Not every characteristic is an adaptation to some kind of environmental situation. Some have erroneously concluded that if a structure is now performing a specific function, it must have arisen for that purpose and is therefore an adaptation। यानी कुछ ऐसे भी ख्यालात मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सोचते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फीचर जो है वो पहले से मौजूद था, लेकिन फंक्शन अभी उसका स्टार्ट हुआ है, सो इसको तो पहले से ही पैदा कर दिया गया था और ये इसको अडेप्टेडनेस कैसे कह दिया गया है। An extreme extension of this incorrect view is that evolutionarily adaptations lead to perfection। यानी कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि adaptations पहले से मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका इस्तेमाल करने से वो perfection आती है उस organism के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग इज़ अबाउट अल्फ्रेड रसल वेलेस। ये भी एक zoologist था और इसने भी डार्विन के ही मुकाबले में तकरीबन ऐसी जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिराइव की थी, और उसके भी पोस्टुलेट्स कुछ हम डिस्कस करेंगे डार्विन के मुकाबले में। अल्फ्रेड रसल वेलेस लाइफ पीरियड इसका 1823 से 1913 तक था। ही वॉज एन एक्सप्लोरर ऑफ द अमेजोन वैली एंड लेड टू zoological expedition to the Malay archipelago, which is an area of great biogeographical importance। Wallace, like Darwin, was impressed with evolutionary change and had read the writings of Thomas Malthus on human populations। यानी कुछ ना कुछ मिलती जुलती इसकी भी डिस्कवरीज थी, इसने भी उसी तरह से zoological जो है वो सफ़र किया हुआ था और बहुत सारी जो बायोजियोग्राफिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको देख रखा था। In the midst of a bout with malarial fever, he synthesized a theory of evolution similar to Darwin's theory of evolution by natural selection। यानी उसने मलेरिया की बीमारी के दौरान में एक थेरी जो है वो पोस्टुलेट की, उसने एक थेरी सिंथेसाइज की और डार्विन से तकरीबन मिलते जुलते उसके पोस्टुलेट से। आफ्टर राइटिंग द डिटेल्स ऑफ हिज थेरी, Wallace sent his papers to Darwin for criticism। Darwin recognized the similarity of Wallace's ideas and prepared a short summary of his own theory। Both Wallace and Darwin's paper were published in Journal of Proceedings of the Linnean Society in 1859। यानी डार्विन को जब उसने वैलेस ने अपने पेपर्स भेजे और डार्विन ने उसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा लगाया कि उसकी अपनी रिसर्च भी इसी बारे में है और बहुत हद तक मिलते जुलते उनके ऑब्जर्वेशंस हैं, तो डार्विन ने उसके पोस्टुलेट्स को
एक ख़ुलासा बनाकर और अपनी जो थ्योरी थे उसका भी एक ख़ुलासा बनाकर उसकी प्रिंटिंग के लिए उसको भेज दिया लिनियन सोसाइटी के जो है जर्नल के अंदर। डार्विन्स इंसिस्टेंस ऑन हैविंग वैलिस आइडियाज़ प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद हिज ओन शोज़ द डार्विन्स इंटेग्रिटी। यानी डार्विन ने ये नहीं किया कि वैलिस का नाम छुपा दिया हो और अपने नाम क्रेडिट ले लिया हो कि सिर्फ ये मेरी जो थ्योरी है उसकी प्रेजेंटेशन है। उसने साथ ही साथ वैलिस को भी इस चीज़ का क्रेडिट दिया। डार्विन देन शॉर्टनड अ मैन्युस्क्रिप्ट ही हैड बीन वर्किंग ऑन सिंस 1856 एंड पब्लिश्ड इट एज ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन नवंबर 1859। उसके बाद उसने बाकायदा एक पूरी जो है वो अपनी थ्योरी प्रेजेंट की एक बुक की फॉर्म में। The 1250 copies prepared in the first printing sold out the day the book was released. पहले ही दिन उसकी जितनी भी कॉपीज़ पब्लिश हुई थी वो उसी दिन बिक गई थी। In spite of the similarities in the theories of Wallace and Darwin, there were also important differences. यानी बहुत सारी चीज़ें तो मिलती जुलती थी Wallace और Darwin के आइडियाज़ में, लेकिन कुछ differences भी थे। Wallace, for example, believed that every evolutionary modification was a product of selection and therefore had to be adaptive for the organism. इसका भी वही नुक्ता था Wallace का भी कि बेसिकली कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन, कोई भी ऐसा फीचर जो कि एवोल्यूशन के अंदर एक एनिमल अडेप्ट कर लेता है, बेसिकली वो सिलेक्शन की वजह से आता है या वो सक्सेसफुल होता है तो ही उसको अडेप्ट किया जाता है। डार्विन ऑन द अदर हैंड एडमिटेड दैट नेचुरल सिलेक्शन मे नॉट एक्सप्लेन ऑल द एवोल्यूशनरी चेंजेस। यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि नेचुरल सिलेक्शन जिस चीज़ को सिलेक्ट किया जा रहा है वो हमेशा एवोल्यूशनरी चेंज का भी बायस बने या वो हमेशा ही एवोल्यूशन के अंदर शामिल हो। ही डिड नॉट इंसिस्ट ऑन फाइंडिंग एडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर एवरी मॉडिफिकेशन। फर्दर, अनलाइक डार्विन, वैलिस स्टॉप्ड short of attributing human intellectual functions and ability to make moral judgments to evolution। यानी हमारी थिंकिंग का भी कुछ रोल है, हमारे इंटेलेक्ट्स का भी कुछ, हमारी सोच का भी कुछ दखल होता है कुछ आइडियाज़ को जज करने के लिए। तो उसमें डार्विन ज़्यादा करीब था उस चीज़ के, लेकिन वैलिस ने उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ऑन बोथ ऑफ दीज मैटर डार्विन आइडियाज़ आर क्लोजर टू द व्यूज़ ऑफ मोस्ट मॉडर्न साइंटिस्ट। बहरहाल कहने का मकसद सिर्फ यही है कि वैलिस था उसके भी जो थ्योरी थी वो मिलती जुलती थी डार्विन के साथ, तो दोनों का वर्क जो है उसको क्रेडिट दिया गया था इसमें। वैलिस वर्क मोटिवेटेड डार्विन टू पब्लिश हिज ओन आइडियाज़। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हाउएवर इज यूजुअली क्रेडिट टू चार्ल्स डार्विन। डार्विन्स years of work and massive accumulations of evidence led even Wallace to attribute the theory to Darwin। यानी आखिरकार वैलिस ने भी उस चीज़ को क्रेडिट डार्विन ही को दिया, क्योंकि वैलिस के मुकाबले में डार्विन का काम काफ़ी ज़्यादा था। वैलिस ने डार्विन के नाम एक जो लिखा था जुमला, I shall always maintain that the theory of evolution by natural selection to be actually yours and yours only। यानी सारा क्रेडिट जो है वो डार्विन को ही जाता है वैलिस के मुताबिक भी। You had worked out in details I had never thought of years before I had a ray of light on the subject। यानी जब मैं इस चीज़ से वाकिफ़ भी नहीं था या जब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इन स्टडीज़ का, उस वक्त से आपने काम शुरू किया है इस चीज़ के ऊपर और बहुत गहरी नज़र है आपकी इसके।